हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है जिससे आप एक बेटर प्रैक्टिस कर पाओ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से आपके पिछले बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दूंगा जिसे आप कंप्लीट करके अपना पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे एमसीक्यू को जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, समाज की उत्पत्ति के बारे में मात्रात्मक सिद्धांत के समर्थन किसने किया? पहला ऑप्शन है हॉब्स, सर हेनरी मैन, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुकरण की प्रक्रिया औदनात्मक या डैश है? चेतन, जानबूझकर, स्वतः स्फूर्त, या ऑप्शन डी वैचारिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा वैचारिक। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समाज की उत्पत्ति के बारे में प्रीतस्मात्मक सिद्धांत का मानना है कि। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रीतस्मात्मक सिद्धांत का क्या मानना था। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पिता के नेतृत्व वाले परिवार के विस्तार के परिणामस्वरूप संभव समाज होता है। जो भी आपके पिताजी के साइड से जो भी फैमिली होती है, उनको हम पिता स्मात्मक परिवार मानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, व्यक्ति समाज की अवहेलना करता है क्योंकि समाज व्यक्ति के प्रयास को निम्नलिखित कारणों से विफल करता है। पहला ऑप्शन है समूह हितों को बढ़ावा देना, सामूहिक हित, अभिजात वर्ग के हित, या ऑप्शन डी है समाज के कमजोर वर्गों के हित। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक हित। क्वेश्चन नंबर फाइव, हमारे आधुनिक समय में हमारे सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक क्या है? पहला ऑप्शन है उद्योग का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, या ऑप्शन सी कृषि का विकास, या ऑप्शन डी मानकीकरण की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा जीवन पे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक माना जाता है मानकीकरण की प्रक्रिया। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी समाज की अनिवार्य विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है ये ठोस है, ये अमूर्त है, इनमें कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये ऑप्शन डी ये अच्छी तरह से संगठित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ठोस है। सामाजिक संस्थाएं निम्नलिखित के कारण अस्तित्व में रहती है या जारी रहती है? मतभेद के कारण, समानता के कारण, मतभेदों की परवाह किए बिना कारण, या ऑप्शन डी समानता की परवाह किए बिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समानता। फ्राइड ने डैश की तुलना घोड़े और उसके सवारी से की है। आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, सिगमंड फ्राइड आपके एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण माने जाते हैं जो साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था। उन्होंने मन के तीन चेतन बताए थे। पहला आपका ईद, दूसरा आपका ईगो, और तीसरा आपका सुपर ईगो, जिसे हिंदी में चेतन, अचेतन और अग्रचेतन के नाम से जानते हैं, जिसे आप अहंकार, सुपर अहंकार के नाम से भी आप जानते हो। इसके एक के नाम के बहुत सारे नाम हैं, आपको मैंने मेनली बता दिए। आपको बताना है कि फ्राइड ने इसकी तुलना घोड़ों से और उनके सवारी से कैसे की थी। तो पहला ऑप्शन है ईद सुपर अहंकार, या ऑप्शन बी है अहंकार सुपर अहंकार, या ऑप्शन सी ईद अहंकार, या ऑप्शन डी है सुपर अहंकार और ईद। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी हो जाएगा ईद और ईगो से अपना कंपेयर किया था घोड़े और उसके सवारी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राजनीतिक संस्था की सांस्थागत संरचना क्या है? सरकार का स्वरूप, मतदाताओं की भागीदारी व्यवहार, न्यायिक निष्पक्षता की सीमा, या ऑप्शन डी है कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरकार का स्वरूप। धर्म की संस्थागत संरचना क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, पुजारी है, चर्च है, या ऑप्शन डी है अनुष्ठान। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा चर्च। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सांस्थागत संरचनाओं का संबंध में सत्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको सत्य नहीं है बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये पृथक रूप से मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, समाज का उचित अध्ययन किया जा सकता है यदि अव्यक्त और प्रकट कार्य हो। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से अलग रखा जाए, एक दूसरे के करीब आने की अनुमति हो, एक दूसरे के विरोधाभासी बनाए जाते हैं, या ऑप्शन डी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होती है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने किसी संस्था के कार्य को प्रकट और अव्यक्त रूप में विभाजित करने का प्रयास किया है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन है के डेविस, मैकाइबर, गिलिन, या ऑप्शन डी है मैटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समूह एक डैश है, जैविक संपूर्ण है, कृत्रिम, संगठित, या ऑप्शन डी या प्राकृतिक वृद्धि। तो याद रखना समूह जो आपका एक होता है एक कृत्रिम सृजन माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन ग्रुप और आउट ग्रुप समूह का वर्गीकरण किसने किया है? आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इसको क्लासिफाई किसने किया आपको ये बताना है। सुमनेर ने, गिडिंग्स ने, एल्बर्ट ने, या ऑप्शन डी है वार्ड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुमनेर ने। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एक संस्कृति समूह जिसने अपने कुछ परंपराओं को और अलग पहचान को त्याग दिया है और आंशिक रूप से दूसरी संस्कृति के मूल्य और तरीकों को एक्सेप्ट कर लिया, उसे डैश कहा जाता है। क्या उसे हम संस्थागत समूह कहते हैं, सीमांत समूह कहते हैं, पर सांस्कृतिक समूह कहते हैं, या ऑप्शन डी ट्रांस कल्चर्ड समूह के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सीमांत समूह। निम्नलिखित में कौन अर्ध समूह है? राष्ट्र, राजनीतिक दल, स्थिति समूह, या ऑप्शन डी है जनजाति। तो याद रखिएगा जो भी आपके स्थिति समूह होते हैं उसे हम अर्ध समूह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। आपको इसमें गलत मिलान करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से पहचान करना है कि कौन सा गलत मिलान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था में अभिनेता के विभिन्न विभिन्न भूमिकाओं को वितरण को इस प्रकार कहा था। श्रम विभाजन, आवंटन, भूमिका सेट, या ऑप्शन डी है स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आवंटन। सामूहिक लक्ष्य को सामूहिक खोज से संबंधित किसी भी क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम नज़दीक आता है तो आपको कुछ भी उस टाइम थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो और आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप इस टाइम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 20 डेज बचा हुआ है, तो आप कोशिश करो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने का। एनसीईआरटी क्लास 11-12 जरूर कंप्लीट कर लेना। इससे कंप्लीट करने के बाद आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूपी का पढ़ रहे हो चाहे किसी अदर स्टेट का पढ़ रहे हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया टॉपिक है। ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपको सिलेबस मेंशन रहेगा कि इस सिलेबस को हमने कवर किया हुआ है और इस सिलेबस से आपका क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में शामिल किया गया है। तब जाकर आप बिहार स्टेट हो चाहे बीपीएससी 3.0 उसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। साथ में मैंने इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी आपको कराए जा रहे हैं टॉप 30, वो सब कुछ आपको एग्जाम तक डेली दिया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम तक। सिर्फ 251 में इतना आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। क्वेश्चन 20 का आंसर आपने बता दिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है कि वो सामाजिक क्रिया जिसमें व्यक्ति किसी सीमित भौतिक या अभौतिक वस्तु के लिए एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक संघर्ष, ऑप्शन बी है आवास, या ऑप्शन सी संघर्ष, या ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। तो याद रखिएगा उसको हम प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। समूह के मामले में अभिनेता स्थिति व्यक्ति को प्रक्रिया क्या कहा जाता है। क्या उसे हम सहयोग कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, कार्रवाई कहते हैं, या ऑप्शन डी एकीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहयोग। किसका विचार था कि कार्यों का तात्पर्य पैटर्न वाले तत्व जैसी भूमिकाओं, रीति रिवाजों, मानदंडों और व्यवहार के तरीकों के उद्देश्यों का परिणामों से एक है। दुर्किम, आर्फट, मैटन, या ऑप्शन डी या पार्सन्स। तो ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बता पाओगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग कोशिश करो, अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाता है। तो आप लोग जितने लोग हो कमेंट में आंसर टाइप किया करो, आंसर टाइप करने से आपको ऑटोमेटिक आंसर याद भी हो जाता है और आपका ध्यान एक जगह फोकस पे रहता है। क्वेश्चन 24 है, डैश सामाजिक मानदंडों का पालन को संदर्भित करता है। लक्ष्य, एकीकरण, मूल्य उन्मुखीकरण, या ऑप्शन डी है पैटर्न रख रखाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि सवाल आपके मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि पार्सन्स के अनुसार वो प्रेरक जो अभिविन्यास जो अभिनेता को ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यक्तित्व और जैविक व्यवस्था मानव क्रिया प्रणाली के डैश हैं। आवश्यकता स्वभाव, लक्ष्य, मूल्य, या ऑप्शन डी है उप प्रणालियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उप प्रणालियाँ। पार्सन्स के अनुसार स्थिति के प्रति अभिनेता का उन्मुखीकरण क्या है। पहला ऑप्शन है प्रेरक और मूल्य उन्मुख दोनों, प्रेरक, या ऑप्शन सी है मूल्य उन्मुखीकरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पार्सन्स के अनुसार डैश मानव व्यक्तित्व के अंत क्रिया से बना है। कार्रवाई से, अनुकूलन से, सामाजिक व्यवस्था, या ऑप्शन डी है पैटर्न रख रखाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि विश्वास प्रणाली जीवन का एक तथ्य है, निम्नलिखित में किसने इसके विकास में योगदान दिया है। डर की भावना, अलौकिक समझने की इच्छा, सत्य के साथ मनुष्य का प्रयोग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जिन्होंने, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आपको बताना है कि क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा गया सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि आम तौर पर लोगों को ये समझाने के लिए अपनाई जाती है कि धार्मिक विश्वास प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये व्यवस्था ईश्वर की वाणी पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप इसका पेड नोट्स लेते हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। और साथ में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि एनसीईआरटी से क्या इंपॉर्टेंट है तो आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से देखने को मिले थे। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। जो भी आपको टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज चलाए जा रहे हैं आपके एग्जाम तक, वो भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इसी में आपको शामिल किए गए, इसको भी आपको मिलेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। कोई भी डाउट होता है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई डाउट हो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, या फिर आप कन्फ्यूज़ हो कि क्या पढूँ, क्या ना पढूँ, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जल्दी से व्हाट्सअप करो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। आप भी चाहते हो लाइफ़ में कुछ करना, लाइफ़ में अपनी जॉब लेना, तो आपको ये नोट्स काफ़ी मदद करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।